Hello and welcome, my dear amazing parents and brilliant students. वेलकम टू द फ्यूचर जीनियस यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की। जी हाँ बच्चों, क्लास 7 के साइंस ओलंपियाड के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। साइंस ओलंपियाड आप सभी लोग जानते हो, जिसको कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में एसओएफ का होता है ये, और इसको हम एनएसओ बोलते हैं, लेकिन इसका नया नाम आ गया है जिसको कि हम आईएसओ बोलते हैं। एसओएफ स्टैंड्स फॉर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, एनएसओ स्टैंड्स फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, और एनएसओ का ही नया नाम आ गया है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। राइट, अब जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, एसओएफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ओलंपियाड कंडक्ट करवाता है, लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, एसएसटी वगैरह। क्या पैटर्न होता है, कौन सा सिलेबस होता है, कैसा क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है बच्चों, और ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि आप जाकर के देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं क्या पेपर का पैटर्न होगा, कितने टाइम का होगा, वो सारी डिटेल्स हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने प्रॉपर एसओएफ की वेबसाइट से ही आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 होने वाले हैं। टाइम आपका 1 आवर होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन जो कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का होगा, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन बोलते हैं। नंबर 2 जो सेक्शन होगा ये आपका साइंस से होने वाला है बच्चों, और ये जो अचीवर सेक्शन होता है नंबर 3, ये भी आपका साइंस का ही होता है। मतलब इसमें क्वेश्चंस भी साइंस के ही आते हैं, बस थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं। मैं आपको मार्किंग भी बता देती हूँ बच्चों। इसके हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, और मार्क्स भी उनके 10 होंगे। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स भी आपके 35 ही होने वाले हैं। यहाँ की अगर हम बात करें बच्चों, 35 + 10 45, 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके अचीवर सेक्शन से, बट मार्क्स जो आगे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये 60 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम आपको सिर्फ 1 आवर ही मिलने वाला है बच्चों। तो आप सोच सकते हो कि पर मिनट आपको 1 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है। सॉल्यूशन के लिए, आंसर फिल करने के लिए यहाँ पे आपको ओएमआर शीट दी जाती है, जिसमें बबल्स की फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर्स के अकॉर्डिंग बबल्स गिवन होते हैं, जिसको आपको करेक्टली फिल करना होता है। एंड आई होप अब सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। जो मैं आपको पार्ट 1 बता रही थी, ये आप जाकर के देख सकते हो बच्चों। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के ऑलरेडी कर दिए हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन मतलब साइंस का एक तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन है। दैट इज, जैस्मिन एंटर्स हर रूम एंड टर्न ऑन द एयर कंडीशनर. शी stands in front of it and feels cold immediately. However, she realizes that it takes some time for all the air in the room to cool down. Which of the following option represents the transfer mechanism by which Jasmine is feeling cold and the air in the room cool down? अब सबसे पहले बच्चों समझते हैं। देखो यहाँ पे आप सब लोगों ने एसी देखा होगा सारे बच्चों ने, ठीक है। तो एसी का एक्चुअली किस फंडे पे वो काम करता है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही जैस्मिन रूम में एंटर होती है ना, तो उसको ना क्या होता है, कूल फील होता है, कोल्ड फील होता है इमीडिएटली। तो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, ठंडी हवा से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स जहां पे भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, वहां पे कंडक्शन की प्रोसेस होती है। तो कंडक्शन मतलब कि ये या हो सकता है या ये हो सकता है, ए और डी ऑप्शन तो हम यहां से डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उसने फील किया कि थोड़ी देर बाद रूम कूल हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? अब थोड़ी देर बाद क्यों रूम कूल हुआ? देखिए एसी का फंक्शन समझिए। एसी जनरली हमारे ऊपर लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है? क्योंकि जो आपकी गर्म हवा है, या जिसको हम कहेंगे कि हॉट एयर जो होती है, वो क्या होती है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर जाने की होती है। और कोल्ड एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो थोड़ी सी हैवी होती है, वो नीचे की तरफ रहती है। तो जो हमारे रूम में गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, ठंडा उसको एसी क्या करता है, ठंडा करता है,
और फिर उसको वापस से नीचे भेज देता है, फिर उसको ऊपर भेजता है, फिर वापस से नीचे भेजता है। इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, और एक टाइम के बाद में हमारे रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। If yes, then please show me a thumbs up. Yes, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और कोई डाउट है तो you can write me in the comment box. Next question. Anisa placed a U-shaped magnet on horizontal surfaces. She then places two compasses next to it as shown in the given figure. देखिए बच्चों, यहाँ पे ये मैग्नेट गिवन है, ठीक है, और ये जो है कंपास है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले सबसे पहले आपको समझना है कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। कंपास जो होता है बच्चों, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ वो इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे मूव करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये समझना है कि वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आती है। कैसे आती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ में ट्रैवल करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है आपकी, वो नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करेंगे तो इट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको 4 बार रिपीट किया है। फिर उसके बाद में समझिए, कंपास की नीडल नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, ठीक है, कंपास 1 के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेट के बाहर है, जहां की मतलब फील्ड लाइंस क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ बाहर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ आएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी। दैट मीन्स कंपास की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स हो गई, ठीक है, क्लियर है। दूसरे कंपास की अगर हम बात करें, कंपास 2 की अगर हम बात करें, तो अब राइट साइड वाले कंपास में क्या हो रहा है कि यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो कंपास है ये साउथ पोल के पास में है। तो दैट मीन्स क्या होगा, इसलिए नीडल सीधे साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, साउथ पोल की तरफ हमें डायरेक्ट करेगी। तो यहां पे जो हमारी नीडल होगी वो साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट करेगी। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस में बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है बी ऑप्शन में। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ट्रैवल करती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। आई होप दिस इज क्लियर। बस आपको क्या करना है, रूल याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। The next question is, which one of the following setup will 2x produce the greatest lift in a maglev train? अच्छा, maglev train आप सब लोग जानते हो, जो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, और उसके अलावा वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं होती, जो हमारी जनरल ट्रेन्स होती है ना, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक वायर के थ्रू वो ट्रैवल करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मैग्लेव ट्रेन की स्पीड क्यों होती है, क्योंकि वहां पे मैग्नेट्स लगी हुई रहती है, ठीक है। अब मैग्नेट्स कैसे लगी हुई रहती है वो आपको मैं 1 बाय 1 समझाती हूँ। सबसे पहले बेसिक रूल समझना है कि जो आपकी मैग्नेट होती है वो सबको पता है कि नॉर्थ पोल अगर पास में आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, एंड सिमिलरली साउथ पोल पास में आते हैं तो वो भी रिपेल करते हैं, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात करें कि नॉर्थ आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक तरीके से धक्का मारेंगे, ठीक है। और अगर नॉर्थ साउथ आएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले मैग्नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब मैग्लेव में जो लिफ्ट है वो कैसे बनती है, वो कैसे ऊपर उठती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेन है ना, ये हमेशा थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है अपने ट्रैक से। तो वो क्यों होती है, वो रिपल्शन की वजह से होता है। भाई अगर हम सेम मैग्नेट पोल्स लगा देंगे तो क्या होगा, वो ट्रेन चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो वो मूव नहीं कर पाएगी। तो जो वहां पे ट्रेन के पटरी वाला पार्ट है वहां पे, और जो ट्रेन का पार्ट है, दोनों तरफ मैग्नेट लगी होती है, लेकिन पोल्स इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि वो क्या रहे, एक दूसरे को रिपेल करे, मतलब सेम पोल्स पास पास में होंगे,
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रेन में परमानेंट मैग्नेट दे रखी है आपको, यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट है, सारे ऑप्शंस में आप देख सकते हो। रेल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, हमें पता है 2x मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आना चाहिए, डबल स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो हमें ऐसा सेटअप चाहिए जहां पे मैक्सिमम रिपल्शन हो, यानी कि सेम पोल्स आमने सामने हो। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम ऑप्शंस को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, देखिए यहां पे भी आप सिंपल समझ सकते हो कि मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा तो उस केस में आप देख सकते हो बच्चों कि मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। तो यहां से भी आप बी और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि मैक्सिमम हमारी ग्रेटेस्ट लिफ्ट कब होगी, जब आपकी बी और सी नहीं होगा, ए और डी में से हमारा आंसर होने वाला है। अब ए और डी में भी कंफ्यूजन है कि कैसे होगा, तो समझो डी ऑप्शन जो है उसमें क्या हो रहा है, देखो ट्रेन का इसमें क्या हो रहा है, ट्रेन का जो पोल है यहाँ पे नॉर्थ पोल गिवन है आपको, ट्रेन का जो पोल है ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, रेल का जो पोल है वो भी यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल ही होगा। यहाँ पे जो रेल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, ठीक है, वो भी क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो जब नॉर्थ नॉर्थ पास में आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सेम पोल्स आमने सामने आने की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये जो ट्रेन है आपकी मैक्सिमम स्पीड पे ट्रैवल करेगी, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लिफ्ट होगा। अब इसको वापस से बाकी सारी कॉन्सेप्ट ऑप्शंस को भी समझते हैं। जैसे कि आप इसमें देखो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पोल की गलती दे रखी है खाली, यहाँ पे कि यहाँ पे साउथ पोल दे रखा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल दे रखा है। अब अगर साउथ और नॉर्थ सामने होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपके क्या होने चाहिए, दोनों नॉर्थ नॉर्थ होने चाहिए या साउथ साउथ होने चाहिए तो जिसकी वजह से वो क्या कर सके, रिपल्शन कर सके। जैसे आप सोचो दो मैग्नेट को अगर सेम साइड से पास लाओगे तो खुद से दूर भागेंगे ना, वही सेम फोर्स यहाँ पे आपका काम कर रहा है। अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि रेल का यहाँ पे पोल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे इसका परमानेंट मैग्नेट का तो गिवन है, लेकिन ट्रेन का पोल कैसे है वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो मे भी शायद आपके 9th में आता है, आप लोग जाके इसको पढ़ सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल का क्या होता है कि ये जो हमारी फिंगर्स होती है, ये फिंगर्स हमारी क्या करती है, करंट की डायरेक्शन शो करती है। और ये जो थंब बन रहा है आपका, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपके नॉर्थ पोल को दिखा रहा है। ये जो है करंट की डायरेक्शन है, और ये जो है ये आपका किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो सिंपल तरीका आपको शॉर्टकट याद करने का, जब भी क्लॉकवाइज में करंट आपके अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम क्लॉकवाइज बात करते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, उसको वहां पे साउथ पोल कंसिडर कर लेना है। और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो आपको क्या कर लेना है, उसको नॉर्थ पोल कंसिडर कर लेना है। ठीक है, डायग्राम में आप बैटरी और कॉइल को देख सकते हो, करंट की डायरेक्शन देखो, फिर ऊपर वाला फेस देखो, एन है या एस है, डिसाइड करो। ठीक है, रेल का जो ऑप्शन है, रेल का जो पोल ट्रेन के पोल जैसा दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का पोल हमें ऑलरेडी गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से समराइज कर देती हूँ बच्चों, आपको सिंपल दो ही चीजें देखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे ज्यादा वो अच्छे से वर्क करेगी जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो बी और डी ऑप्शन को तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे ए और सी में सिर्फ यहाँ पे पोल्स का कंफ्यूजन होना चाहिए। तो पोल्स के कंफ्यूजन के लिए आप क्या कर सकते हो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्थ और साउथ डिसाइड करना है, और फिर ये देखना है कि सेम पोल्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो वो वहां पे रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अकॉर्डिंगली आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता इज स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग, शी ड्रॉप्स अ स्मॉल बॉल आउटसाइड द बिल्डिंग इन द एयर, which of the following graphs best depict the variation of speed of the ball in air with time। तो आपको 4 ग्राफ यहाँ पे गिवन है और बताना है कि भाई चारों में से कौन सा ग्राफ आपका जो आपको सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सही है। तो एक सिंपल लॉजिक समझिए बच्चों, आप सबको पता है कि उसकी जो वेलोसिटी है, जब स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी
उसकी क्या थी, 0 थी। सबसे पहले तो क्या थी, जब उसने वहां से जब जो पत्थर ले रखा था वो क्या था, वो स्टार्टिंग में तो 0 पे ही था, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो दैट मीन्स आपको पहले ऐसा ग्राफ देखना है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं, ठीक है। तो आप यहां से भी जज कर सकते हो कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, इनिशियल मतलब यहां से जो स्टार्ट हो रही है, तो ए और डी को आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहां पे आपका ग्राफ का मतलब क्या है कि धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ रही है। यहां पे क्या हुआ इस ग्राफ का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ी और एक टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने क्या किया, स्टोन को यहां से ड्रॉप किया, एक पत्थर को नीचे गिराया, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है बच्चों। जो स्टोन आपने गिराया उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। सो दैट मींस यहां पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग में स्पीड आपकी इनिशियली 0 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी और फिर एक टाइम के बाद में वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सो दैट मींस दैट इज व्हाई बी ग्राफ इज द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ दिस गिवन सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैजिशियन, यहाँ पे स्पेस है बच्चों। अ मैजिशियन परफॉर्म अ मैजिक ट्रिक, ही पुट्स अ सॉलिड स्फीयर मेड अप ऑफ अ मटेरियल एक्स इन अ लिक्विड वाई एंड मेक्स इट डिसअपियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे आपके जो लाइट वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में पहले से आना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया है कि पानी के ऐसे मतलब ये ग्लास आप देख सकते हो, ठीक है। इस ग्लास में अगर मैं बात करूं, रैंडम, ये इतना बड़ा ग्लास मेरे पास मैंने पानी का रखा हुआ है वीडियो शूट करते टाइम, ये मैंने अगर पेन डाला तो आपको देखो हल्का सा टिल्टेड दिख रहा होगा, ठीक है। ये टिल्टेड क्यों दिख रहा है बच्चों, ये टिल्टेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब एयर से जब वो वाटर में गई तो वो क्या हो गया, वो बेंड हो जाती है। और इसकी वजह से ये जो पेन था, वाटर में जब आपने देखा एयर में कुछ अलग दिख रहा था और वाटर में कुछ अलग दिख रहा था, ठीक है। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब दूसरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम यहाँ पे मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई की बात कर रहे हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है यहाँ पे वो सेम होगा तभी तो डिसअपियर होगी ना कोई भी चीज, तभी तो हमें नहीं दिखेगी। तो अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो लाइट बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। मतलब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने जो पेन डाला है वो और जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, या फिर इसको कोई भी और अंदर तक डालें तो पता लग जाए कि वो अंदर तक पूरा जा रहा है, पेन पानी से कवर हो रहा है और वो विजिबल नहीं हो रहा है। कई बार आपने साइंस के मैजिक एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे कि चीज डाली और वो दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि उन दोनों लिक्विड्स की क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती है। लाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी और बाउंड्रीज दिखाई नहीं देगी, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या लगेगा, इनविजिबल दिखने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे यही हुआ है कि मटेरियल एक्स और लिक्विड वाई, जो भी मटेरियल एक्स और लिक्विड वाई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसलिए वो जो स्फीयर है वो गायब दिख रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। पहला स्टेटमेंट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एक्स इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। ऐसा है क्या, नहीं। हमने क्या बोला भाई, दोनों का सेम होगा तभी तो, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दोनों का सेम होगा तभी क्या होगा, वो हमें चीजें नहीं दिखाई देगी। दूसरे में क्या, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एक्स इज स्मॉलर देन, सेम उल्टी कंडीशन हो गई कि एक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाई से स्मॉलर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ बोथ मटेरियल्स सेम, ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, थर्ड स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। हिज मैजिक ट्रिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिज मैजिक ट्रिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट पूरा नहीं आया है, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बता देती हूँ, लास्ट वाला। हाँ, लास्ट में आएगा हिज मैजिक ट्रिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है ना उसकी जगह पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, कि ये जो मैजिक ट्रिक हो रही है
वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है या फिर ये जो मैजिक ट्रिक हो रही है वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, तो बच्चों आप इसको स्पीड अप करके देख सकते हो 1.25 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे। ये इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आप लोगों का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है और पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को जो नेक्स्ट पेपर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पीड क्या रखूं, तो आप बता सकते हो मुझे। हाँ, तो हमारा देखिए पहला है कि क्या है, ये रिफ्लेक्शन के बेस पे है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी लाइट रे आई, टकराई और वापस चली गई। मतलब अगर ये पेन मुझे दिख रहा है तो किस लिए दिख रहा है, क्योंकि लाइट रे इसके ऊपर आ रही है, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, और टकरा के बाउंस बैक होके मेरी आईज पे आ रही है, जिसकी वजह से ये पेन मुझे विजिबल हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन का केस है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे बेंडिंग की हम बात करें, मतलब रिफ्रैक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन से तो नहीं होगा, दैट मींस फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पे सही है क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है मेनली, ठीक है। लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, बेंड हो रही है, इसलिए स्टेटमेंट 5 भी आपका सही है। सो दैट मींस फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, स्टेटमेंट 3 और 5 कहां पे है, 3 और 5 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। आई होप यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना एक फ्रेंड के साथ में, बिकॉज इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। कितनी अच्छे से क्वेश्चन जब और बच्चे सुनेंगे तो और बच्चे अच्छे से अपनी नॉलेज को इनहेंस कर पाएंगे और उससे मुझे खुशी मिलेगी। Mia places a thin piece of material X between two strong magnets as shown in the given figure। यहाँ पे आप देख सकते हो दो मैग्नेट्स गिवन है, ये मैग्नेट्स 1 है आपके और ये मैग्नेट 2 है, ठीक है। और बीच में हमने क्या कर दिया, एक मटेरियल X रख दिया। अमंग द गिवन पूल ऑफ मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल X, कि आप बताओ यहाँ पे मटेरियल X कौन सा हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल है, ऑप्शंस आपको गिवन है आयरन, कोबाल्ट, टिन, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो एल्किनो यहाँ पे आपको नया लग रहा होगा, गोल्ड, एल्यूमिनियम ये सब तो आप लोग जानते ही हो, मैग्नेट से आप लोगों ने बचपन में ट्राई किया होगा। एल्किनो होता है एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कि जो मटीरियल एक्स होगा वो आपका इन तीनों में से किसी चीज का बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द गिवन फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ मोशन। 6th क्लास में भी पढ़ा हम लोगों ने, सीधा यहाँ पे देख रहे हो आप कि सीधा ट्रैवल कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, लीनियर मोशन तो हो ही रहा है, या फिर हम जिसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पे ये बॉल बार बार रोटेट भी हो रही है। कभी देखा होगा ना आपने, इंक्लाइन प्लेन पे जब हम बॉल डालते हैं तो वो रोटेट भी करती है और सीधा भी चलती है। तो दैट मीन्स खाली ट्रांसलेटरी तो नहीं हो रहा है, लीनियर भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रोटेशनल प्लस यहाँ पे लीनियर आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एरो गिवन है। अब आप सोच सकते हो कि मैम पीरियोडिक भी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट क्या ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रोटेट भी कर रही है और सीधे भी चल रही है। सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स गिवन बिलो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे आपको ग्राफ पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि इससे आप देख रहे हो एक ग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ग्राफ का क्वेश्चन, दूसरे ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया है। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर आपको समझने में आई होप ये थोड़ा सा इजी रहेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। पहले इसको समझते हैं। एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, कि वेरिएबल स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये तो देखो, ये तो जो स्ट्रेट लाइन है दैट मींस ये तो वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रही है, तो वेरिएबल स्पीड क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो ए का आपका क्या होना चाहिए बच्चों, 3 होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यहाँ पे ये वाली कंडीशन होगी, यहाँ पे तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बी जो है आपका वो रेस्ट पोजिशन पे होगा सेकेंड नंबर के केस में, ठीक है। द ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल, वो कहां पे होगा, वो आपका ये है बेटा, ये कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये किसी भी कंडीशन को शो नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो किसी एस डिस्टेंस पे था, फिर किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे वो एस डिस्टेंस पे था,
फिर यहाँ पे ये था, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो 3-4 ग्राफ तो आप लोगों को समझ ही लेना है बच्चों। ये आ जाए दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, ठीक है। ये आ जाए मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। इस तरह का ग्राफ अगर आ जाता है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है। एंड आई होप दिस ऑप्शन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two holes of unequal diameter d1 d2 are cut in a metal sheet. If the sheet is heated, then what? d1 will increase, d2 will increase, d1 will increase, d2 will increase, both d1 d2 will increase. चलो सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो आप सबको पता है कि यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी थर्मल शीट को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करते हैं तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब वो थोड़ी सी एक्सपैंड होगी। लोहे को जब गर्म करते हैं तो थोड़ा एक्सपैंड होता है, समझ सब लोग जानते हो। तभी तो आपने देखा होगा ना, रेल की जो पटरीज होती है उनमें थोड़ा सा गैप दिया जाता है, क्योंकि गर्मियों में क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है। तो जैसे ही इसको क्या होगा, हीट देंगे, तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन बोथ द डायमीटर्स d1 एंड d2 दोनों ही ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो दोनों ही इंक्रीज करेंगे मतलब डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, इंक्रीज किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल इमेजेस। अब आपको यहाँ पे अगेन लाइट वाले चैप्टर से इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्केव मिरर में कैसी बनती है, प्लेन मिरर में कैसी बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है। अगर आप लोगों को इस पे अलग से समझना है कि मैम कैसे इमेजेस फॉर्म होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली जिसमें आप लोगों को इमेजेस के बारे में डिटेल में बता पाऊं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बताओ प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है या वर्चुअल बनती है, सोच के बताओ फटाफट से। इजी है, प्लेन मिरर में आप सब लोग सुबह उठ के अपना फेस देखते हो, तो रियल इमेज बनती है या फिर वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे हमारी जो बच्चों बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमसे रियल इमेज पूछी है, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, कि जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट, कॉनकेव मतलब जो केव साइज में बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर की तरफ बनता है। तो कॉनकेव मिरर में आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इनफाइनाइट पे है तो इमेज कैसी बनेगी, तो वो आपकी जो इमेज है वो रियल बनेगी। और वो आप सब लोगों को जब डिटेल में आप लोग पढ़ोगे तो वो फोकस पे इमेज बनती है, बट ये रियल इमेज होगी। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, तो सिनेमा स्क्रीन पे भी जो आपकी इमेज होती है बच्चों वो रियल होती है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं। तो दैट मीन्स आपके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो सेकंड और थर्ड हैं। तो सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है, सेकंड एंड थर्ड इज इन बी ऑप्शन। चलिए रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Statement 1 says amla and tamarind juice turns China rose indicator green and blue litmus paper red. Okay. Statement 2 says amla contains acetic acid while tamarind contains oxalic acid. तो सबसे पहले तो क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन को समझना होता है कि भाई हमारे क्वेश्चन में क्या क्या स्टेटमेंट्स है, और फिर उसके बाद बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। तो पहले तो आप समझो इंडिकेटर्स के बारे में कि जो आंवला है और टैमरिंड है, टैमरिंड मतलब इमली हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर्स डार्क पिंक, या फिर हम इसको बोलते हैं मेजेंटा, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर्स के साथ जब मिलते हैं तो मेजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंडिकेटिंग दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दोनों क्या है, एसिडिक है बेसिकली। चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन मेजेंटा, मतलब जब चाइना रोज एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, मैजेंटा में उनको कलर में कन्वर्ट कर देता है। और जब बेसिक के साथ करता है तो वो ग्रीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बेसिक के साथ में करता है तो वो ग्रीन में कन्वर्ट करता है। आंवला कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड और इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। इमली में जो होता है आपका वो टार्टरिक एसिड होता है, आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि दोनों ही बेसिकली एसिडिक रिएक्शंस देते हैं। तो दोनों एसिड हुए। फिर दूसरा आपका है एसिटिक एसिड ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर, ठीक है। जो आपका एसिटिक एसिड है वो विनेगर का मेन कंपोनेंट है।
एंड इट इज कलरलेस, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है CH3COOH, या फिर हम इसको आपको ऐसे भी लिख सकते हो C2H4O2। ठीक है, ये मेनली तो आपके 9th क्लास में आते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हैं तो आपको पहले इसको समझना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं कि आंवला की बात समझ में आ गई कि आंवला एंड टैमरिन जूस के साथ जब चाइना रोज को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रीन एंड ब्लू लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट होता है क्या? नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि स्टेटमेंट 1 तो आपका क्या है, इनकरेक्ट है बच्चों। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। आंवला कंटेन्स एसिटिक एसिड वाइल टैमरिन कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। नहीं बच्चों, टैमरिन में कौन सा बताया अभी जस्ट मैंने? टैमरिन में है आपका टार्ट्रिक एसिड। तो दैट मीन्स यहीं से आप समझ सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। बट फिर भी बता देती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग C2H2O4 लिखते हैं। ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारा C2H2O4, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। टॉक्सिक ऑर्गेनिक क्रिस्टल सॉलिड यूज एज स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग, जो अभी आपके क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब जो बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे आप लोगों के बाथरूम को हम क्लीन करते हैं, टॉयलेट को हम क्लीन करते हैं, तो उन सब में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, और वो बेस इन नेचर होते हैं। आप सबको पता है ना, सोपी जो भी चीजें होती है वो सारी कैसी होती है, बेसिक होती है। और विनेगर क्या है, एसिडिक है, और उसमें कौन सा है आपका, उसमें एसिडिक एसिड होता है। वहीं पे आंवला में कौन सा है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड है, और टैमरिंड में आपका है टार्ट्रिक एसिड। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 और फॉल्स, बाकी सब स्टेटमेंट भी गलत हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी गलत है, सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धि took a silver spoon, a glass rod and a wooden spoon and a plastic spoon. She dipped one end of the each item into boiling water of 10 minutes and then touched the स्पून्स एंड एक्सटेंडिंग आउटसाइड द वाटर। मतलब ऐसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि भाई ये यहाँ पे पानी भरा हुआ गर्म पानी, अलग अलग तरह के 3 स्पून इसमें डालिए। एक आपका क्या है, सिल्वर स्पून है, दूसरी आपकी क्या है, वुडन है, और तीसरी आपकी प्लास्टिक स्पून है। तो फिर क्या होगा कि 10 मिनट बाद में क्या होगा, ओनली सिल्वर स्पून बिकम हॉट एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉट। ऑल तो नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि आपको सबको पता है प्लास्टिक और वुड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओनली ग्लास रॉड एंड सिल्वर, सॉरी यहाँ पे एक ग्लास है शायद, सिल्वर, ग्लास, वुडन एंड प्लास्टिक, अच्छा 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो एक ग्लास रॉड भी है। तो ओनली ग्लास गर्म होगी? नहीं। ओनली प्लास्टिक स्पून? नहीं। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर, ये सिंपल है कि भाई मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, सो दैट इज वाई सिल्वर स्पून क्या होगी, सिल्वर इज द बेस्ट मेटल कंडक्टर। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हम यूज करते हैं अपने घरों में? फिर हम लोग सॉरी कॉपर के वायर क्यों यूज करते हैं, जबकि सिल्वर सबसे बेस्ट होता है? फिर भी हम लोग कॉपर वायर्स क्यों यूज करते हैं, बताओ मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। ठीक है, जब आप गूगल करके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सिल्वर सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तब भी हम लोग कॉपर के वायर्स क्यों यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इज, ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप, बेस्ड ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट में क्या दे रखा है कि ये आयरन नेल्स है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एयर है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है बच्चों, एक ऑयल की लेयर बना रखी है। देन उसके बाद में द नेल्स इन फ्लास्क 3 विल नॉट रस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज अवेलेबल। यहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसीलिए थर्ड के केस में नेल्स आपके जो होंगे वो रस्ट नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको समझना है कि रस्टिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। रस्टिंग के लिए आपको हम वाटर या फिर मॉइस्चर बोल सकते हैं प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर हम एयर बोल सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट, द नेल्स इन फ्लास्क फर्स्ट विल नॉट रस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, कि भाई यहाँ पे एयर नहीं है अवेलेबल, इसलिए इसके ये रस्ट नहीं होंगे। द नेल्स इन फ्लास्क 2 विल नॉट रस्ट एज ओनली वाटर इज अवेलेबल, कि यहाँ पे सिर्फ वाटर अवेलेबल है, इसलिए इसके जो नेल्स है वो रस्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा कि भाई रस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर, हवा और पानी दोनों जरूरी है। अब तीनों फ्लास्क को यहाँ पे पहले समझते हैं। पहले फ्लास्क 1 में क्या है, मैंने बोला यहाँ पे ऑयल गिवन है, ठीक है, ऑयल की लेयर गिवन है, तो दैट मीन्स बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है, यहाँ पे गिवन है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, प्लस ऑयल की लेयर। तो बॉइलिंग से ऑक्सीजन हट गई, ठीक है, जैसे वाटर को बॉइल किया, और ऑयल की जो लेयर है वो ऑक्सीजन को अब अंदर नहीं आने दे रही है, तो
दैट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, वाटर है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वाटर है बट ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशन जरूरी है रस्टिंग के लिए। तो दैट मीन्स फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके आयरन नेल्स हैं वो यहाँ पे रस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। रस्टिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है बच्चों, देखो सेकेंड केस में आप लोगों के टैप वाटर लिया है, ठीक है, टैप वाटर लिया है प्लस एयर है। तो हमें पता है कि टैप वाटर मतलब कि वहां पे वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे रस्टिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे वाटर भी है और एयर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग होगी। थर्ड केस में आपको क्या गिवन है बच्चों, कि आपको एक सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनहाइड्रस सॉल्यूशन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट मींस यहाँ पे एक ड्राई एनवायरनमेंट बन गया। अब ड्राई एनवायरनमेंट बन गया तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो है क्योंकि यहाँ पे एयर गिवन है, आप देख सकते हो, लेकिन वाटर नहीं है, दैट मींस यहाँ पर भी रस्टिंग आपकी नहीं होगी। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तीनों में क्या गिवन है और क्यों नहीं होगी, रस्टिंग होगी या नहीं होगी। चलो अब स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, कि फ्लास्क 3 विल नॉट रस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि फ्लास्क 3 जो है, यहाँ पे क्या है, फ्लास्क 3 में ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे रस्टिंग जो है वो क्या होगी, विल नॉट रस्ट, ठीक है, विल नॉट रस्ट। बट आप समझो बच्चों, यहां पे क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, वो यहां पे हम लोगों ने क्या बोली थी कि ड्राई सिचुएशन हो गई है, यहां पे ऑक्सीजन है लेकिन जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट हो गया कि वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, सॉरी, विल नॉट रस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज अवेलेबल। फ्लास्क 3 में ऑक्सीजन है लेकिन वाटर नहीं है, बट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल होने की वजह से रस्ट नहीं होगा, जो कि गलत हो गया। सही रीजन क्या होना चाहिए कि वाटर नहीं है इसकी वजह से रस्ट नहीं होगा, वाटर नहीं है इसकी वजह से रस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। नंबर सेकंड में आपके क्या बोला है कि फ्लास्क 1 विल नॉट रस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, कि फ्लास्क 1 में रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, एंड इट इज कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हमने क्या बोला कि ऑयल की लेयर आ गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो दैट मीन्स रस्टिंग नहीं होगी, और रीजन भी इन्होंने सही दिया है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। समझो फर्स्ट वाले में क्या था, सिचुएशन तो रस्टिंग की नहीं है लेकिन उन्होंने रीजन गलत दिया था। सेकंड स्टेटमेंट में जब हम फ्लास्क 1 की बात कर रहे हैं तो इन्होंने सही रीजन दिया है कि भाई वहां पर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, दैट इज वाई वहां पे रस्टिंग नहीं होगी। अब फ्लास्क 3 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सॉरी फ्लास्क 2 की। फ्लास्क 2 विल नॉट रस्ट एज ओनली वाटर इज अवेलेबल, कि फ्लास्क 2 में रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि वाटर सिर्फ वाटर अवेलेबल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ तो एयर भी गिवन है और वाटर भी गिवन है, जो कि रस्टिंग के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट 3 जो फ्लास्क 2 के लिए ये गलत हो गया। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। गलत स्टेटमेंट है आपके फर्स्ट और 3, ठीक है, फर्स्ट और 3 जो स्टेटमेंट है वो गलत है, and your correct answer is for this question is A option, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको दोबारा देखना, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। फिर से रिवाइज कर देती हूं कि आयरन नेल्स विल रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, जो पहली कंडीशन आपको यहाँ पे मैंने स्टार लगा के बता देती हूँ, ठीक है। इन सेटअप 1 द लेयर ऑफ ऑयल ब्लॉक द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन नेल्स विद ऑक्सीजन, थस इट विल नॉट रस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑयल की लेयर की वजह से
ऑयल की लेयर की वजह से एयर अंदर नहीं आ रही है, इसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगी। इन सेटअप 2 आयरन नेल्स विल रस्ट एज बोथ ऑक्सीजन एंड एयर इज प्रेजेंट। यहाँ पे O2 भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, आप लोगों की रस्टिंग होगी। In setup 3, iron nails will not rust because anhydrous calcium chloride remove the moisture from the air। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या कर लेता है, आपके मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, दैट मीन्स वाटर को रिमूव कर देता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं होगी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पे आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि वाई द स्टेटमेंट 1 and 3 आर इनकरेक्ट, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्विक, ये मैंने बता भी रखा है, क्विक रिवीजन टेबल कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। तो सेकेंड केस में यहाँ पे दोनों चीजें मिल रही है, वाटर और ऑक्सीजन, सो यहाँ पे रस्टिंग होगी। एंड यहाँ पे भी एक चीज नहीं मिल रही है तो यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिया प्रिपेयर्ड एन इंडिकेटर पेपर बाय डिप्ड paper strip in a solution of X. She put a few drops of an unknown solution Y in which number of H plus ion is less than that of OH minus ions. On this paper, she observed that the color of paper turned yellow. Solution X and Y could be respectively. देखिए बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसलिए पेपर थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में अच्छे से समझने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को ओलंपियाड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप थरोली सोचें कि सिर्फ हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल है बच्चों। डिटेल कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे H प्लस आयन, OH माइनस आयन, ये सब कब होते हैं, क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है टू क्रैक द ओलंपियाड और टू इनहैंस योर नॉलेज। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को डिकोड करेंगे कि रिया ने क्या किया, इंडिकेटर पेपर लिया, सॉल्यूशन X से बनाया, ठीक है, इंडिकेटर पेपर सॉल्यूशन X से बनाया, उस पर सॉल्यूशन Y डाला, एक सॉल्यूशन X है और उस पर सॉल्यूशन Y डाला। अब यहाँ पे गिवन है कि Y में H प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस, मतलब Y क्या हो गया, आपका बेस हो गया, एल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि आपके जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन इज लेस, ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस आयन है वो लेस है किससे, OH माइनस से। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर हो गया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो पेपर है वो क्या हो जाता है, इट टर्न्स इनटू येलो कलर, ठीक है। ये जो पेपर है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज को हम समझते हैं इंडिकेटर्स की, कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। देखो, जो लिटमस पेपर है वो एसिड में क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोफ्थलीन की बात करें हम लोग बच्चों, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। फिनोफ्थलीन क्या करता है, एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। सिमिलरली टर्मरिक जो है एसिड में येलो हो जाता है और बेस में आपका रेड हो जाता है। जैसे आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, कि एक पूरी शीट को टीचर्स क्या करवाते हैं, येलो कलर करवा देते हैं या फिर हल्दी से लगवा देते हैं, फिर उसके ऊपर जैसे ही हम लोग कोई पेन चलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी स्कूल में खाते टाइम व्हाइट शर्ट पे आपके अगर कोई स्टेन लग जाता है सब्जी का, तो उसमें हल्दी होती है और उसमें जैसे ही सोप लगाते हैं तो वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो अब यहाँ पे लॉजिक आपको क्या समझना है कि आपका जो फाइनल हो रहा है वो येलो इन कलर हो रहा है, और जो आपका सॉल्यूशन आया वो आपका क्या आया, बेसिक आया, ठीक है। पेपर येलो हो गया है और वाई हमारा क्या है, बेस है। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं कि पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन ए सेज रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड टैमरिंड जूस। अब देखो टैमरिंड जूस क्या है, एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है, तो रेड लिटमस एसिड में क्या होगा, एसिड में रेड लिटमस एसिड में चेंज नहीं करता है, तो दैट मीन्स येलो नहीं आएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, फिनोफ्थलीन एंड बेकिंग सोडा।
फिनोफ्थलीन प्लस बेकिंग सोडा बेस है, फिनोफ्थलीन जब बेस में जाता है तो अभी अभी हमने बात किया कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स ये भी नहीं होता, क्योंकि हमारा तो जो सॉल्यूशन है वो किस में हो रहा है, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑप्शन सी सेज मिथाइल ऑरेंज प्लस लाइम वाटर। लाइम वाटर आप सबको पता है, जिसको हम जनरल भाषा में चूना बोलते हैं, इट इज बेस, और जैसे ही मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा देता है, वो येलो हो जाता है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा मिथाइल ऑरेंज जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो कैसा हो जाता है, वो येलो इन कलर हो जाता है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, टैमरिंड सॉल्यूशन एंड लेमन जूस। तो टैमरिंड सॉल्यूशन क्या हो गया, पहले तो लेमन जूस आपका एसिड हो गया, तो जब टर्मरिक को जब हम एसिड के साथ करते हैं, तो टर्मरिक को जब एसिड के साथ करते हैं तो क्या होता है, वो येलो ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में वाई क्या है आपका, बेस है, लेकिन लेमन जूस तो ऑलरेडी आपको एसिड गिवन है, तो दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनल हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू प्रोसेसेस आर लिस्टेड एज फॉलो, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एडिशन ऑफ जिंक पाउडर टू कॉपर सल्फेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दीज प्रोसेसेस। सबसे पहले ये सारे प्रोसेसेस आपको समझ में आने चाहिए, देन उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे और आंसर्स पे पहुंच पाओगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, रस्टिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो उस केस में आपको क्या होगा, रस्टिंग होगी। तो ये स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें हीट निकलती है, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा, NH4Cl पानी में घुलता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करता है, जब पानी में घुलता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो दैट मीन सॉल्यूशन को वो ठंडा करता है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। पहली हमारी क्या थी बच्चों, यहां पे हीट निकल रही थी तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, ये हमारी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, ये हमारी क्या हो गई सेकंड वाली, एंडोथर्मिक। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। देन तीसरा जो ऑप्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, तो जब CaCO3 को हीट देंगे तो वो किस में ब्रेक डाउन होगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, तो दैट मीन CO2 गैस निकल रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब अगेन हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक प्लस डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहां पे। ठीक है, एंडोथर्मिक प्लस डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये क्या होगा आपका एंडोथर्मिक, सॉरी थर्ड वाला, डिकम्पोजिशन तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और ये जो आपकी प्रोसेस होगी दैट इज एंडोथर्मिक। देन उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट से इज जिंक एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस में हो जाता है, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि अगर हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले जिंक के लिए क्या हो गया, Zn प्लस CuSO4। जब ये रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, जिंक आपका क्या करता है बच्चों, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई कोई कैसे किसी को रिप्लेस कर देता है। ब्लू कलर सॉल्यूशन मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बट नॉट डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। अब आपका समझते हैं कि कौन से ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन से सही है। ऑप्शन ए सेज 2 and 3 आर एंडोथर्मिक, यस 2 and 3 आर एंडोथर्मिक, सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका क्या है बच्चों, 2 and 3 आर एंडोथर्मिक। ठीक है,
तो दैट मीन्स ये सही हुआ। देन उसके बाद में हम देखते हैं process 3 results in evolution of gas while process results in change in color of the solution। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ लेटर मिसिंग हो रहा है, मैं देख लेती हूँ। प्रोसेस बी में प्रोसेस 3 रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन ऑफ गैस वाइल प्रोसेस 4 है यहाँ पे बच्चों, है ना, कुछ मिसिंग हो गया। प्रोसेस 4 रिजल्ट इन चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। Similarly, process 4 is an example of decomposition reaction and process 1 is exothermic reaction। ठीक है, अब ऑप्शन हमारे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया, 2 and 3 आर एंडोथर्मिक, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन बी, कि 3 में CO2 गैस निकलती है, तो यस 3 में आपकी CO2 गैस निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखो आपसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। प्रोसेस 3 रिजल्ट्स इन इवैल्यूएशन ऑफ गैस, यहाँ पे हमने बात करी थी कि यहाँ पे आपकी क्या होती है, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो CaO प्लस CO2, तो यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है एंड रिजल्ट इन कलर, चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, मैंने बताया था, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड सेज प्रोसेस 4 इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, कि जो आपका फोर्थ है वो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है। नहीं बच्चों, डीकंपोजिशन नहीं है, मैंने यहाँ पे बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो। ठीक है, यहाँ पे डिकंपोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है एक सब्सटेंस। डिकंपोजिशन क्या होता है कि भाई जो आपका एक सब्सटेंस है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फोर्थ में क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट, या फिर हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। The third statement is incorrect, so that means the correct answer should be 3. Process 1 is an exothermic reaction, yes ये भी सही statement है, तो correct answer आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको यहाँ पे क्विक सॉल्यूशन गिवन है, तो आप लोग इसके थ्रू भी समझ सकते हो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे एक्सोथर्मिक हो रहा है, कहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको आप लोग क्विकली एक बार देख सकते हो। During the science activity, Miss Geeta conducted the following experiment. Experiment 1 है, 10 gram of finely powdered sugar was dissolved in 20 ml of water at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर है 20 ग्राम पाउडर उन्होंने 150 ml ऑफ वाटर में 75 डिग्री पे किया। 30 ग्राम जो आपका पाउडर था वो 50 ml वाटर में 15 डिग्री पे किया। 20 ग्राम जो पाउडर था उसको 50 ml में 10 डिग्री पे किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शुगर टुक द शॉर्टेस्ट टाइम। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जितना ज्यादा पानी होगा और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें सॉल्यूशन जल्दी ही मिक्स हो जाएगा। सो दैट इज वाई वो किस में हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 में हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 2 का है, सी ऑप्शन में है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इज select the incorrect statement from the following. The process of distillation is used to separate those solids from their mixture which directly pass to vapor state without passing through the liquid state upon heating. An alloy is a homogeneous mixture of two or more elements, at least one of which is metal, and the resulting material has metallic properties. Winnowing is used to separate lighter component of a mixture from the heavier ones by using magnet. Oh my god. Filtration is used for the separation of insoluble solid from solid liquid gas. अब यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, पहले से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे एक बार समझाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को ये याद रखना है। सबसे पहले लिखा है डिस्टिलेशन का यूज उन सॉलिड्स को सेपरेट करने में होता है जो सीधे वेपर बनते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन है सब्लिमेशन की। ठीक है, सब्लिमेशन की डेफिनेशन है बच्चों ये, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट प्रोसेस हो रही है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द अनदर स्टेट, कि ये जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेटमेंट स्टेप 2 पे हम समझते हैं डिस्टिलेशन क्या है। जब लिक्विड को हीट करके वेपर बनाते हैं और फिर कूल करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। डिस्टिलेशन की प्रोसेस आपने देखी होगी, ऐसे थर्मल फ्लास्क लगी होती है, ऐसे पाइप लगा होता है, पहले हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, हीट करने के बाद में वो वेपर बन जाता है,
और उसके बाद में उसको कूल डाउन किया जाता है और कूल डाउन करके वापस से उस लिक्विड को लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टिलेशन है। इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो गया है, ये गलत हो गया है। इन्होंने इस प्रोसेस का नाम क्या दिया, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, जबकि ये प्रोसेस तो क्या है आपकी, ये प्रोसेस तो आपकी सब्लिमेशन है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया है। चलिए आगे समझते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, अलॉय। An alloy is a homogeneous mixture of two or more element. Yes, दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर होता है, at least one of which is metal and resulting material has metallic properties. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, कि दो या दो से अधिक को मिला के जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो वो आपका क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और कम से कम एक मेटल होना चाहिए और उसके मेटेलिक प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हो ब्रास हम बनाते हैं, तो ब्रास किसका मिक्सचर होता है, वो आपका होता है कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो दैट मींस ये डेफिनेशन सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई विनोइंग जो प्रोसेस है वो मैग्नेट से होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है बच्चों। जब आप लोग देखोगे विनोइंग के प्रोसेस को इस तरीके से, गांव में कोई बच्चा है तो रिलेट कर सकता है कि सेपरेट आउट किया जाता है हस्क को और व्हीट को, ठीक है। तो वो मैग्नेट के थ्रू नहीं होता, वो एयर के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ये एयर के थ्रू होती है, मैग्नेट के थ्रू नहीं होती है। तो दैट मींस दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि जो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसे चाय पत्ती, चाय बनाते हैं आप लोग, चाय में क्या करते हो, चाय में आपका जो होता है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो गया ना, तो वहां से हम क्या करते हैं, लिक्विड को हम लोगों ने सेपरेट आउट कर लिया एंड इस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। जैसे सैंड प्लस वाटर को भी कर लिया, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप देख सकते हो बच्चों, दो स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ इज इन ऑप्शन नंबर डी। निधि क्लासिफाइड अ फ्यू चेंजेस एज मेल्टिंग ऑफ आइस, आपका एक्सोथर्मिक होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक होगा, या क्या होगा। अब देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है, सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को समझना है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है और एंडोथर्मिक में क्या होता है। तो आप देखो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये गलत दे रखा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, ठीक है। देन उसके बाद में बर्निंग ऑफ कार्बन इज एक्सोथर्मिक, बर्निंग ऑफ कार्बन इज एक्सोथर्मिक। सो ये जो दोनों क्वेश्चंस हो गए वो आपके ये जो दोनों हो गए उसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 28 का, इट शुड बी डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करेक्टली पूछा है। तो करेक्टली क्या है, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है, एंडोथर्मिक है, सही है। देन उसके बाद में स्लैकिंग ऑफ लाइम एक्सोथर्मिक है, और फोटोसिंथेसिस भी आपकी एंडोथर्मिक है, तो ये करेक्ट है, बाकी ये दोनों इनकरेक्ट है। हाँ, ये मैंने शॉर्ट में बता रखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट आपकी क्या होती है, रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक जहां पे हीट एक्सर्ट हो रही है, बाहर निकल रही है। एंडोथर्मिक जहां पे आपके एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। Read the given statement regarding the feeding habits of organism X and Y and select the option that correctly identifies them. X, it is a unicellular organism that engulfs the tiny particle of food by surrounding it with the help of pseudopodia. तो अगर ये आप लोगों को सीधा याद है कि भाई X क्या है, अमीबा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। It is a multicellular organism which has numerous tentacles around its mouth which entangle small aquatic animals and kill them with its स्टिंगिंग सेल्स। तो ये किस में होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये किस में होता है बच्चों, ये होता है आपके हाइड्रा में। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर शुड बी, यहाँ पे तो पैरामीशियम दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होते हैं मैं आप लोगों को एक बार इमेज दिखा देती हूँ। ये कुछ अमीबा की पिक्चर है, ये पैरामीशियम की है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद में ये हाइड्रा की है, और ये आपका क्या है, अर्थवॉर्म है, ठीक है। ये चारों का यहाँ पे जिक्र क्वेश्चन में हुआ है, तो चारों की इमेज मैंने आपको दिखा दी है, एंड आई होप कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।